नमस्कार लंस में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, जब एक वस्तु को वन थिंग को ₹355 में बेचा जाता, 355 में सेल किया जाता है, देन 29% की हानि होती है, 29% का लॉस होता है, 21% लाभ पाने के लिए एंड 21% प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसे रुपया में यानी कि इन रुपीस बेचा जाना, कितना रुपये में सेल करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो वस्तु का सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है, वो अपने आप में इटसेल्फ 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब देखो आगे बोला है कि 355 में बिल का 355 में सेल किया जाता है। तो देखो यहाँ पर 29% की हानि होती है, 29% का लॉस होता है। देन देखो ये चीज को यानी वस्तु को परसेंटेज में कितने पर बेचा गया होगा, परसेंटेज में कितने पर बेचा गया होगा, परसेंटेज में कितने पर सेल किया गया होगा। देखो मतलब क्या, एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस जो मतलब विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य जो देखो ये 100% माइनस, देखो यहाँ पर 29% होगा, 100% माइनस 29% होगा। देन वी गेट 100 माइनस 29 ये होता है 71 यानी 71% का परसेंट। मतलब क्या, मतलब सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना है, तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 71%, जो रियल में हमें 355 दिया, मतलब क्या, ये 71% का वैल्यू हमें 355 दिया, 71% का वैल्यू हमें 355 दिया। तो हमें क्या निकालना, तो हमें निकालना है कि 21% लाभ पाने के लिए हमें कितना रुपया में बेचना। मतलब देखो हमें 21% का लाभ चाहिए, 21% का प्रॉफिट चाहिए। देखो यहाँ पर वही बात रिपीट करनी है, सीपी जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है, वो कैसा होता है, 100% होता है, 100% होता है। अब हमें 21% का लाभ चाहिए, तो इसमें 21% जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देन वी गेट 121%। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें 71% का वैल्यू 355 दिया है और हमें 121% का वैल्यू निकाला, वही हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा। तो उसके लिए देखो ये पहले इसको हल करना पड़ेगा। मतलब 355 71 का कितना गुना है वो निकालना पड़ेगा, मतलब 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर 355 में हमें भाग देना है 71 से, 71 से। तो देखो यहाँ पर पहले देखो आप यूनिट देखो, इकाई के अंक को देखो यहाँ पर इसमें 1 है, इसमें 5 है, तो वी नॉट है 1 पंचे 5 होता है, 1 पंचे 5 होता है। मतलब यहाँ पर देखो हमें लगा कि शायद 71 पंचे 355 हो सकता है,
71 पंचे 355 हो सकता है। हमें डाउट किया तो अब हम चेक भी कर लेते हैं कि सही है या फिर रॉन्ग। 71 पंचे 5 एकम 5 7 पंचे 35 355 आ रहा है। मतलब 355 71 का देखो ये 5 गुना 5 टाइम्स। ध्यान देखो ये 121% का वैल्यू भी देखिए 5 गुना ही होगा, 5 टाइम्स होगा। मतलब क्या, ये जो 5 निकला है ये 1% का वैल्यू निकला है, 1% का वैल्यू निकला है। कितना है 5 के। तो आगे देखो यदि हमें 121% का वैल्यू निकालना है उसके देखो 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 5 का गुणा करना है। 121 को ये 5 से गुणा करना होता है, मतलब 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है इसको 121 को। देखो यहाँ पर देखो गुणा करो 5 एकम 5 12 पंचे 60, हमें मिला 605 605। मतलब क्या, मतलब ये कि 121% का वैल्यू 605 है। मतलब 21% का लाभ पाने के लिए, अर्न करने के लिए हमें वस्तु को 605 में बेचना पड़ेगा। यानी ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोफिया ने एक आईफोन रुपीस 40,068 की कीमत पर 12% की हानि पर बेचा, 12% लॉस पर सेल किया। आगे 18% का लाभ पाने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा? हाउ मच प्राइस पर सेल करना होगा? तो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो श्याम चीज है, श्याम बाबत देखो क्या है। देखो जो सीपी होता है वो कैसा है, 100% होता है, 100% होता है। अब देखो इसको देखो पहले 12% की हानि पर बेचा गया है, 12% की हानि पर बेचा गया है। तो कितने पर बेचा गया है, परसेंटेज में कितने पर बेचा गया है? तो बेचा गया होगा 100% माइनस 12%, यानी 88% पर बेचा गया, 88% पर बेचा गया, सेलिंग किया गया। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो 88% का वैल्यू हमें ये 40,068 दिया। ध्यान से देखो 88% का वैल्यू हमें 40,068 दिया है। देन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 18% का लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। मतलब क्या, सीपी तो 100% है, अब हमें 18% का लाभ चाहिए। तो एसपी कितना होगा? तो एसपी होगा 100% प्लस 18%। मतलब क्या, मतलब ये मिलेगा हमें देखो 118%। मतलब हमें 118% का वैल्यू निकालना, 118% का वैल्यू निकालना है। तो बस ये पूरे को हमें सॉल्व करना है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब देखो मतलब देखो ये शॉर्टकट में हमने लिखा है, ये सिस्टम होता है। कैसे देखो, वापस देखो समझो। देखो हमें दिया है 88% का वैल्यू कितना, 40,068। तो पहले हमने क्या किया, ये 88 को नीचे में लिखा, इसके बराबर क्या, इसके बराबर हमें 40,068 दिया, उसको ऊपर में लिखा। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इस आधार पर हमें निकालना है कि 118% का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देखो ये निकालना हो, मतलब यदि हमें 118% का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए
ये 118 से मल्टीप्लाई करना है एबो में, 118 से एबो में मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, ये बराबरी है, मतलब देखो, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो वापस इस स्टाइल में समझते हैं। ये बराबरी है तो ये बराबर क्या होगा, तो वो निकालना हो तो देखो इसके मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर, देखो 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 इसको हम देखो दूसरे तरीके से समझते, देखो 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 देखो, यदि a बराबर b है देन c बराबर क्या होगा वो हमें जानना हो। यदि a बराबर b हो, देखो a बराबर b हो देन c बराबर क्या होगा वो हमें जानना हो। a बराबर b हो और हमें जानना हो c बराबर क्या होगा, तो उसका देखो ऐसा लिखना होता है। मतलब देखो a बराबर b तो a को हमने नीचे में लिखा, इसके बराबर b तो b को हमने ऊपर में लिखा। अब हमें c के बारे में पता करना है, c को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना होता है, c को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना होता है। मतलब क्या, ये होगा a बराबर b इंटू ये c होगा, तो वो इधर का आंसर निकल गया। मतलब क्या, 88 का वैल्यू इतना है तो हमें निकालना है 118% का वैल्यू, तो उसके लिए 118 से मल्टीप्लाई करें, बस इसको सॉल्व करना है, जो निकला वही हमारा उत्तर है, जवाब है। आगे देखो तो यहाँ पर देखो, पहले देखो ये 88 मतलब 11 अंक के 88 होता है। अब ये जो 40,068 है ये भी 11 से कटता है, कैसे हमें पता क्या, देखो तो हमने ऐसा पता किया, मतलब 11 का डिविजिबल रूल होता है, विभाज्य का नियम होता है। देखो उसके लिए देखो ऑल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना होता है, ऐड करना। देखो एक के बाद जो 8 के बाद 0 0 के बाद 4, यानी कि 8 प्लस 4, 4 कहाँ से, 8 प्लस 0 प्लस 4, दूसरा आएगा 6 प्लस 3। देखो देखो 11 का नियम चेक करने, देखो पहले अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना होता है। देखो 8 8 के बाद 0 0 के बाद ये 4, आगे दूसरा बचा कौन, 6, दूसरा ये 6, या सभी पता ही होगा, जोड़ना होता है। देखो यहाँ पर 8 4 12 हो गया, इधर 6 से 12 हो गया। अब ये दोनों का हमें डिफरेंस लेना होता है, अंतर लेना होता है। मतलब क्या, यदि अंतर यानी कि डिफरेंस 11 से कटेगा तो वो संख्या भी 11 से कटेगा। देखो यहाँ पर 12 और 12 का डिफरेंस कितना है, 0 का, ये 0 का। अब ये 0 11 से कटता है, 0 11 से कटता है, ये जो 0 है 11 से 0 बार में कटता है, इसलिए ये संख्या भी 11 से कटेगा। कितनी बार में वो हमें ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब आगे हम निकालते हैं। सिंपल, उसके लिए भाग देना पड़ेगा। देखो 11 से भाग दो, देखो यहाँ पर देखो 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 देखो, मतलब क्या है, 11 इंटू करके आएगा, यहाँ पर भागफल आएगा, क्वोशंट आएगा। तो देखो पहले 11 चौके होता है 44, 44, 2 बचा, 0 नीचे आया, यानी कि यह 20 हो गया। देखो 44 2 20 20 20 11 एकम 20 9 96 96 96 96, यानी कि 11 अंक 88 96, 8 वापस 88, 11 अंक 88, इतनी बार में जाएगा, 41 88 बार में भाग जाए, मतलब 40,068 होता है। 11 गुना 41 88,
दिन ये 11 गया गया, तो हमारे पास ऐसा बचा। अब ये 8 मतलब 4 दूनी 8 होता है, और 118 मतलब 59 दूनी 118 होता है। दिन ये 2 अभी गया। अब देखो ऊपर में 59 बचा है, 88 बचा है और 4 बचा है। देन अब देखो 4 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 41 88 में 4 से भाग देना पड़ेगा, और भाग लगेगा, ये भाग लग जाएगा। देखो भाग करके देखो, 4 1 कम 4 1 आया, भाग नहीं लगा, शून्य लिखना पड़ेगा। 18 यानी 4 चौके 16, 2 4 सत्ते 28 बराबर है। देखो 4 से 21 88 में 10 से 27 बार में भाग जाएगा, यानी कि हमें लास्ट में मिलेगा ये 10 से 43 गुणा ये 59, ये मिले 10% इंटू 59 मिले। बस हल करना है, जो निकला वही हमारा उत्तर होगा। देखो अब हम देखो पूरा गुणा करेंगे नहीं, केवल यूनिट डिजिट को ही देखो 9 और 7, 9 7 63, एंड में क्या है 3 आया, मतलब जो कुछ भी आंसर है, मतलब गुणा का जो आंसर है उसके एंड में 3 आएगा। एंड में 3 है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शंस में देखो एंड में 3 आएगा, एंड में 3 आएगा। देखो इसमें तो नहीं है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं है। इसमें भी 3 नहीं, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब दोनों में से कोई एक आंसर है, तो वो भी अब हम आगे आसानी से निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर ये जो 1047 है, ये 3 से कटता है। कैसे? देखो 3 का नियम ये होता है, यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटती है। देखो यहाँ पर 7 4 11 और 12, तो 12 3 से कटेगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। मतलब क्या, इसको हम लिख पाएंगे 3 इंटू समथिंग, मतलब जितनी बार, मतलब देखो ये 1047 को हम लिख पाएंगे 3 इंटू समथिंग को हमें जानना नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर कहना ये है कि जो कुछ भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल अवश्य होगा, 3 का गुना होगा, मतलब 3 से अवश्य कटे। तो सेम चीज यहाँ पर इसमें अप्लाई करनी है, ये दोनों ऑप्शन में, कि 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। देखो तो अब पहले हम इसको देखते हैं, 3 से कटने का नियम वापस वही, अंकों का योग 3 से कटा तो वो संख्या भी 3 से कटता, तो अंकों का योग 3 से काट के देखो, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ पर अंकों का योग देखो, तो देखो यहाँ पर देखो 7 5 12, 12 कट्टा है 3 से गया, 7 3 10 और 16 3 से कटता है नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं बचा, अकेला है, यानी यही हमारा उत्तर, ये हमारा आंसर। चेक करके देखो, ये 3 से कटेगा ही। देखो 3 से कटता है, आगे 6 भी 3 से कटता है, 7 7 14 और 1 15, 15 भी 3 से कटता है, मतलब ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। मतलब क्या, ये पूरा गुणा करने पर आंसर ये 61,773। मतलब क्या, 18% का लाभ पाने के लिए वस्तु को, मतलब आईफोन को देखो इतना रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी देखो ये विकल्प यही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई व्यक्ति एनी पर्सन एक फैन को, पंखे को रुपीस 557.75 में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। 20% लाभ पाने के लिए उसे पंखा कितने में बेचना चाहिए? देखो यहाँ पर सेम चीज, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे। देखो यहाँ पर 115% का वैल्यू हमें दिया है 557.75। 115% का वैल्यू हमें दिया है 557.75। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है 20% लाभ, मतलब हमें 120% का देखो वैल्यू निकालना,
देखो देखो देखो, इसको देखो 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 देखो, इसको हम नीचे लिखते हैं। देखो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से निकाले, हमें निकालना है 120% का वैल्यू। हमें 120% का वैल्यू निकालना, वो हमारा उत्तर होगा, आंसर। देखो पहली बात यहाँ पर हियर देखो, ये जो 120 है इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो इसको हम दो टुकड़ों में लिख सकते। देखो कैसे, 115% प्लस 5%, 115% प्लस 5%, मतलब देखो यहाँ पर हमें 115% का वैल्यू पता ही है। यदि हमने 5% का वैल्यू निकाल लिया, दिन में जोड़ दिया, तो हमें 120% का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे, मतलब हमें जस्ट 5% का वैल्यू निकालना है, तो वो इधर से ही निकलेगा। देखो 115% हमें जाना है 5 पर, 115% हमें जाना है 5 पर, तो यहाँ पर देखो 23 पंजे 115 होता। देखो ये हमें 5 लाना था, देखो 5 आ गया। देखो एड में 5 है, मतलब ये 5 से कटेगा, मतलब 5 आएगा ही आएगा। कितनी बार में? 23 बार में जाएगा। 23 बजे 115 होता है। यदि आपको ना पता चल रहा है तो आपको सिंपल, देखो हम ये तो पता है कि ये एड में 5 मतलब 5 से कटेगा, कितनी बार में? तो 5 से बार में 23 आपको मिल जाएगा। देन ये 5% का वैल्यू हमें मिले कैसे? देखो तो वी नो डेट 115 मतलब 23 बजे 115 हो गया। मतलब क्या, अब हमें जानना है 5%, 5 पर जाना है, तो दोनों तरफ हमें 23 से भाग देना पड़ेगा, बहुत साइड में बड़े से डिवाइड करना। देखो यहाँ पर 23 पंचे 115 मतलब 5% का वैल्यू हमें मिले, 5% का वैल्यू हमें मिले कितना? 23 से भाग देना इस संख्या में। देखो यहाँ पर 23 दूने 46, 4 5 9 97, 23 देखो 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 40 80 12, यानी कि देखो 92, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 4 बार में जाएगा, 4 में जाएगा, 12 में जाएगा। मतलब क्या, ये पूरे को 23 से डिवाइड करने पर आंसर देखो, आंसर देखो 24 दशमलव समथिंग 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, पर आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब इससे हमारा आंसर निकलेगा 24 पॉइंट समथिंग आएगा, आगे जाने की जरूरत, दशमलव के आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, 5% का वैल्यू होता है 24 पॉइंट समथिंग, और 115% का वैल्यू हमें पता है कि 557.75 होता है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो देखो देखो, मतलब क्या, इधर 0.75 है, यदि इसको 0.25 मिलेगा, 0.25 मिलेगा, तो ये कितना बनता है? ये 1 बन जाता है, 1 बन जाता। तो अब हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के देखो यहाँ पर अपनी मर्जी से 0.25 लेते हैं, देन ये 0.25 प्लस 0.75 1 बन जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब हमें जोड़ना है, दोनों की वैल्यू जोड़ना है, हमें 120 का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, ऐड करना है, तो अब 120 का वैल्यू निकलेगा, तो जोड़ना है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब इसको जोड़ना बाकी है। तो देखो यहाँ पर है 7 4 11, 1 हासिल 1 नीचे, 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8, और ये 5 का 5, हमें 581 मिला, लेकिन ये 1 हमने ऑलरेडी निकाली, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब हमें 582 मिले। यही हमारा उत्तर है, आंसर 120% का वैल्यू 582। देखो ऑप्शन में ये दिया, देखो 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 देखो, आप अप्रोक्स लेके चलोगे तो देखो थोड़ा सा प्लस माइनस इधर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में यही दिया है, मतलब यही हमारा उत्तर
585 जो हमने ऐसे निकाला है, ऐसे समझ के निकाला, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक आंसर 582। देखो दिया है 582। मतलब क्या, विश्वपणन लाभ पाने के लिए पंखे को 582 में देखो बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। मतलब क्या, विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। एक वस्तु को ₹7200 में बेचने पर एक व्यक्ति को 1% को उसके विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 37.67% का नुकसान होता, इतना परसेंटेज का लॉस होता, उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि सच दैट उसे लागत मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर 25% का लाभ हो, 25% का प्रॉफिट हो। देखो यह पहले तो ये परसेंटेज को हमें हल करना पड़ेगा, लेकिन हम सीधा सीधा इसको हल करेंगे तो ये बहुत एरर मारे, मतलब ये बहुत कठिन पड़े। तो इसको हम सीधा सीधा डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको मतलब क्या याद करके रखना होता है, ऐसे केस में आपको याद करके रखना होता है। क्या याद करना, देखो आपको रिमेंबर करके रखना है कि देखो 1/30 बराबर 3.33% होता है। 1/30 बराबर 3.33% होता है, ये आपको रिमेंबर करके रखना है। अब अभी देखो हमें जाना है 36.67%, तो कैसा मिलेगा देखो, तो हम क्या करते हैं, अब हम 11 गुना करते हैं, इसका 11 गुना करते हैं, 11 टाइम्स लेते हैं। ध्यान देखो कितना मिले, देखो 11 तिया 33 प्लस 33 को 11 गुना करना पड़ेगा, 33 को 11 गुना करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा देखो 11 मतलब देखो tan प्लस 1, 11 मतलब tan प्लस 1 मतलब 33 का गुणा में 10 में करना और 33 का गुणा में 1 में करना। ध्यान देखो ये मिला 330 प्लस 33, 11 को लिखा हमने tan प्लस मानेंगे 33 गुणा 10, 330 हो गया, 33 हम 33 तो 330 प्लस 33 हम 330 प्लस 33 मिला, कितना मिला, तो ये मिला हमें देखो 30 और ये 360 363 मिला, 363 मिला। लेकिन यहाँ पर देखो ये पॉइंट 33 है, मतलब क्या बट्टे में 100 है, डिवाइड में 100 है, इसमें भी डिवाइड 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हमें 3.63 मिले। मतलब क्या, तो मतलब ये कि देखो 3.33 गुणा 11 बराबर होता है, ये इसको जोड़ने पर जो आएगा वो इक्वल बराबर 33 और 3 36 होता है, 0.63 36.63। अब वापस यहां पर देखो, देखो यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है, देखो 36 का 36 इधर आया 63 और इधर आया 67 है। देखो ये 0.03 का है डिफरेंस, 0.03 का है डिफरेंस है। एक ऐसा क्यों आया, देखो यहाँ पर देखो एक्चुअल में देखो यहाँ पर 3 आगे आता ही रहता है, मतलब क्या, ये जो खेला है यहाँ पर मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है वो कैलकुलेट किया है, वो अप्रॉक्स में किया है। ये जो दशमलव के बाद में 2 अंक लिखा है तो ये अप्रॉक्स में 2 अंक लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा अंक आता है, आगे भी जाता है, ये आगे भी ज्यादा रहता है। देखो आप देखो मतलब क्या, मतलब ये देखो ये 3.33 निकला कैसे, देखो तो मतलब देखो यहाँ पर हमने परसेंट में करना किया, मतलब इधर 100 से गुणा किया है,
मतलब जब आप 100/30 करोगे तो आपको 3.3333 ऐसे मिलता रहेगा, आगे भी 3 आता रहेगा। लेकिन हमने अप्रोक्स 3.33 लिया, मतलब 2 अंक ही लिया है डेसिमल के बाद, इसलिए अप्रोक्स आ रहा है। मतलब ये सब कुछ अप्रोक्स नहीं होता है, मतलब ये नियरली, मतलब क्या, इसको हम इक्वल ही माने, इक्वल ही एज्यूम करेंगे। मतलब क्या, 11 गुना किया तो ये आ जा रहा है, मैच कर रहा है। ध्यान देखो, इधर हमें 11 गुना किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी 11 गुना करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये 11/30 होता है। देखो देखो देखो, ये 37.66 पड़ा है, इसका वैल्यू भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 11/30 होता है, 11/30 होता है, 11/30 होता, ये निकल के आए। अब कैलकुलेट करना बहुत इजी पड़ेगा, सरल पड़ेगा। देखो कैसे कर, देखो पहली बार यहाँ पर यार बोला है कि विक्रय मूल्य का इतना परसेंट का नुकसान होता है, लॉस होता है। मतलब ये 11 है, ये क्या है, लॉस है, हानि है, नुकसान है। और नीचे में 30 है, ये क्या है, 30 यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य का वाला पोर्शन नीचे में होता है, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को यहाँ पर 30 दिया, 30 दिया है। मतलब जब हमें वस्तु को 30 में बेचा तो हमें 11 का लॉस हुआ, जब वस्तु को हमने 30 में बेचा तो हमें 11 का लॉस हुआ। तो अब हम देखो यहाँ पर सीपी भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो जब मैं वस्तु को 30 में बेचा तो हमें 11 का लॉस हुआ है। मतलब क्या, मतलब लॉस क्यों हुआ, तो लॉस इसलिए हुआ कि हमने ज्यादा में खरीदा होगा और कम में बेच दिया होगा, ज्यादा में खरीदा होगा कम में बेच दिया, ज्यादा में खरीदा होगा कम में बेच दिया, मतलब यहाँ पर ज्यादा आएगा, ज्यादा किसे आएगा, तो देखो उसके लिए लॉस को जोड़ना पड़ेगा। एसपी में 30 को 11 का जोड़ना, देखो एसपी यानी 30 में हमें लॉस को जोड़ना पड़ेगा, 11 को जोड़ना, देन वी गेट 41। अब वापस देखो, वस्तु को हमने 41 में खरीदा था, अब हमने बेच दिया केवल 30 रुपया में, कम में बेच दिया, ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया, इसलिए देखो हमें 11 का लॉस हो रहा है। मतलब सीपी 41 निकला, 41 निकला। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो। देखो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, मतलब क्या, हमें रियल वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर रियल वैल्यू का इस्तेमाल करना। देखो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, मतलब रियल वैल्यू, तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमें रियल वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर रियल हमें ये दिया, 72 दिया है, ये क्या है एक्चुअल में, ये देखो वस्तु को इतना में बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है, सेलिंग प्राइस एसपी, मतलब क्या, ये 30 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 72, 30 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 7200। और अब आगे हमें क्या निकालना है, तो देखो वो तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा। इस पर से इसके अकॉर्डिंग हमें सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना, मतलब हमें 41 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 41 यूनिट का वैल्यू निकालना। देखो ये जो 41 है, ये यूनिट में है, एक्चुअल नहीं है, ये रियल नहीं है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा सीपी होगा, क्रय मूल्य, सीपी होगा क्रय मूल्य का, और ये 30 72, मतलब ये क्या है, ये हमारा एसपी है, एसपी है।
क्रय मूल्य निकाले, सीपी निकालेंगे, सीपी निकाल, मतलब ये जो 7200 दिया है ये हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए दिया है, सीपी निकालने के लिए दिया है। जब सीपी निकल जाएगा तो आगे हम जो कुछ भी पूछे वैसा वैसा सेलिंग प्राइस अगेन निकाल सकते हैं, अगेन वापस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पर सीपी निकालना, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 7230 का कितना गुना है वो निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कितना गुना है, मतलब 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये शून्य शून्य दोनों तरफ गया, ध्यान 18 36 देखो 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 नहीं 24 48 72, यस 24 क्या 72 होता है, मतलब 72 में 3 से 24 बार भागेगा और शून्य पीछे में ऐसे बीच है। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये जो 7200 है ये 30 का 240 गुना है, तो 40 टाइम्स है, 1 करें 240। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो ये 720 है, ये देखो देखो 3 का इस बराबर 3 का 240 गुना, यानी ये 72 3 का 24 गुना। कई तरीके से आप बोल सकते, लेकिन इन शॉर्ट 1 करें 240 निकलेगा। कितना गुना है इधर वाला 240 गुना 1 करें 240, डिनोमिनेटर निकालना है सीपी 41 का वैल्यू, तो देखो उसके लिए इससे मल्टीप्लाई करना, 240 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो देखो यहाँ पर हम ये देखो पूरा गुणा करेंगे नहीं, इसको हम ऐसे रखेंगे। मतलब क्या, मतलब ये 41 यूनिट का वैल्यू होगा, इट विल बी कम्स देखो 240 गुणा 41, ये हमारा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा 240 गुणा 41, ये हमारा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। देखो ये हमने गुणा बाकी रखा या नहीं, ये हमारा सीपी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो अब आगे हमें निकालना है देखो 25% का लाभ हो ऐसा एसपी निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। 25% का लाभ हो ऐसा हमें एसपी निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। तो वी नॉट सीपी यानी क्रय मूल्य इट 100% नहीं होता, 100% नहीं होता है। अब हमें 25% का लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में ये 25 को जोड़ना पड़ेगा। मतलब हमें निकालना है, मतलब क्या, मतलब हमें निकालना है 125% का वैल्यू, 1 to 5% का वैल्यू, 1 to 5% का वैल्यू। मतलब क्या, इसको हल करना पड़ेगा। देखो ध्यान देखो, ये होगा देखो देखो इक्वल बराबर देखो 125 डिवाइड 100 आएगा, देन 35 बजे 125 बजेगा 100, 5 बजे ऊपर नीचे काट दिया, देन देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देन ऊपर में मिलेगा 25 5 है और नीचे में 25 चौके मतलब 4 मिले। मतलब क्या, सेलिंग प्राइस जो होगा, एसपी जो होगा वो क्रय मूल्य का, मतलब ये पूरे का 5/4 गुना होगा, 5/4 टाइम्स होगा। मतलब 5/4 निकला, वो क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका, सेलिंग प्राइस निकालने का, एसपी निकालने को। यहाँ पर गुणा हमें ये 5/4, देखो हमने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, ये क्या होगा, ये हमारा एसपी हो जाए, रिक्वायर्ड एसपी हो जाएगा। इसको हल करें, हल करो। देखो यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ है ना, गड़बड़ नहीं, बराबर ही देखो 4 पंचे 20, 5 चौक भी देखो 4 से बनना है, 4 से 6 चौक 24, ये 4 छंगे 24 होता है, 4 संगे 24 होता है। मतलब बचा क्या हमारे पास, तो वी हैव रिमेन
60 × 41 × 5, 60 × 41 × 5 ये बचा। अब हमें लगता है कि देखो यहाँ पर पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो हम केवल यूनिट को ही देखेंगे। देखो ये 60 है, आगे गुणा 41 से गुणा 5 इक्वल बराबर होगा, इट विल बी कम। देखो यहाँ पर 0 है तो कन्फर्म है कि एंड में 0 आएगा, ये आएगा 0 आएगा, ये आएगा, ये 0 अकेला हो गया। अब आगे से 35 होता है तो वापस दूसरा शून्य भी आ गया है, मतलब एंड में दूसरा शून्य भी आएगा, मतलब एंड में 2 शून्य, ये अपडेट हो गया, 2 शून्य आएगा, डबल 0 आएगा, एंड में डबल 0 आएगा, एंड में डबल 0 आएगा, एंड में डबल 0 आएगा। ऑप्शन में देखो डबल 0, देखो 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 एंड में डबल 0 आएगा, ये कंफर्म हो गया। मतलब क्या, मतलब क्या, इसमें तो एक ही 0 है, इसमें भी एक ही 0 है, इसमें भी एक ही 0 है, ये अकेला ऐसा एक ऑप्शन जिसमें एंड में 2 0, मतलब क्या, ये हमारा उत्तर हो गया। मतलब रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस, रिक्वायर्ड विक्रय मूल्य होगा 12,300। ये विकल्प डी ही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अनुज में 8% जीएसटी सहित, यानी कि गुड सर्विस टैक्स सहित विथ गुड सर्विस टैक्स रुपीज कितना है 1771.84 में 1% 1% आगे यदि जीएसटी 10% हो जाता है, जीएसटी भी कांस्टेंट परसेंट, देखो तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो ऑप्शन ऐसा दिया, ये ऑप्शन यहाँ पर ऐसा दिया है। देखो यहाँ पर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो पहले देखो यहाँ पर देखो देखो मतलब यहाँ पर ऐसा समझना है कि जीएसटी लगा है, जीएसटी लगा है, मतलब पहले जीएसटी नहीं लगा होगा, जीएसटी लगा है मतलब पहले जीएसटी नहीं लगा होगा, वहां पर जीएसटी लगा है इसी वैल्यू पर, मतलब पहले जीएसटी नहीं लगा था, तो पहले नहीं लगा था जिस वैल्यू पर उसको यहाँ पर कैसा मानना है, तो उसको मानना है हमें 100%। ये बिना जीएसटी वैल्यू 100%। अब क्या होता है, अब ये वैल्यू पर 100% वैल्यू, देखो यहाँ पर बोला है कि 8% जीएसटी लगता है, 8% जीएसटी, ये वैल्यू क्या बने, ये वैल्यू बन जाएगा 108%। 108 मतलब 100 में हमने 8% रखा है, वी गेट 108%, पर यहाँ पर हमें 108% का वैल्यू दिया है, ये हुआ है 71.84 ऐसा दिया, 70.84 ये दिया, यह वैल्यू दिया, ये दिया। अब आगे देखो हमें क्या निकालना, तो हमें निकालना है कि यदि जीएसटी 10% हो जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब यदि ये 100% है, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस है, उस पर यदि 8 के बजाय, यानी कि देखो ये 10 लगता है जीएसटी, 10% लगता है, तो वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू क्या बनेगा वो निकालने, मतलब यहाँ पर हमें 108% वैल्यू दिया है, वो हमें निकालना है 100, देखो हमें निकालना है
हमें निकालना है, आउट करना है 110% का वैल्यू। हमें 108 का वैल्यू दिया, हमें निकाला 110% का वैल्यू, तो यही हमारा उत्तर। लेकिन यहाँ पर इतना सरल नहीं, इतना सरल नहीं। यदि आपने सीधा सीधा काटकुट किया, कैंसिल करने को ट्राई किया, तो ये बहुत कठिन पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये 110% का वैल्यू बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा। देखो ये 70, 71.84 गुणा 110 बटा 108 ऐसा होगा, इसके बराबर होगा। देखो हमें 110 का वैल्यू निकाला, तो किसके बराबर हो, इसके बराबर। मतलब क्या, ये दोनों का गुणा करना होता है और नीचे में इसको लिखना होता है। ये दोनों पद को ऊपर में गुणा करना होता है और नीचे में इसको लिखना होता है, इसको लिखना होता है। तो ये जो पूरा निकलेगा वो 110% का वैल्यू निकलता है, 110% का वैल्यू निकला। मतलब यही हमारा उत्तर हो गया, आंसर। लेकिन पर आपने इसको सीधा हल किया तो ये बहुत कठिन हो जाए, इसलिए देखो यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से सोल्व करें। मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन का भी सहारा लेंगे। तो पहले बात देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो 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 देखो, यदि हम ये दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, 100। देन ये शून्य शून्य तक काटिए जाए, मतलब नीचे में एक शून्य बचा रहे, नीचे में एक शून्य बचा रहे, नीचे में 10 बचा रहे। ये तो 108 तो रहेगा, 108 रहेगा, इसको मत देखो। हम शून्य के बारे में बोल रहे, शून्य नीचे में रहेगा, एक शून्य नीचे में रहेगा। मतलब एक अंक के बाद बेसिक में लगे, देखो देखो मतलब देखो उसको बाद में देखो। फिलहाल देखो यहाँ पर 10 बचा है हमारे पास, एक शून्य बचा नीचे में। अब देखो वापस देखो क्वेश्चन को, देखो 108% का वैल्यू हमें, देखो ये 7071 दिया है, 70 देखो, दशमलव को मत देखो, 7071, मतलब देखो तो भी चलेगा, 7071.84। अब हमें निकालना है 110% का वैल्यू, तो ये कितना ज्यादा, देखो ये 2% ही ज्यादा, 2% ही ज्यादा, 2% ही ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है, 2% ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, 2% ज्यादा नहीं निकलेगा, 2% ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये कि जो आंसर होगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा नहीं होगा। ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन देखो, इसको देखो, तो यहां पर देखने से हमें दिखाई पड़ रहा है कि आंसर देखो डेसिमल में ही आएगा, दशमलव में है, मतलब इंटीजर में तो आएगा ही नहीं, पूर्णांक में तो आएगा नहीं। मतलब ये तो पूर्णांक में आंसर है, देखो यहाँ पर दशमलव नहीं है, यहाँ पर देखो दशमलव नहीं है, ये तो पूरा इंटीजर है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो इंटीजर दिया है, यानी कि ये तो हमारा उत्तर है, ये तो हमारा उत्तर यही नहीं। अब इसको देखो, इसको देखो, देखो हमने क्या बोला कि बहुत ज्यादा, देखो इससे बहुत ज्यादा आंसर आएगा नहीं। देखो यहाँ पर इधर तो 70-100 है, इधर 7300 है, इधर 70-100, इधर 73, ये बहुत ज्यादा हो गया। मतलब क्या, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहां पर इसमें हम देखो मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ये दोनों में से आंसर हो सकता है, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं करता है, इसमें दोनों में से कोई आंसर। ये देखो, तो देखो यहाँ पर थोड़ा हमें रिस्क लेना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा हमें रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो पहली बात, देखो यहाँ पर ये जो
72 है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में 72 ही है, 8 ही है। मतलब दशमलव के बाद कोई संख्या हो और संख्या के बाद इनफाइनाइट शुरू जीरो हो तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव हो, दशमलव में कोई संख्या हो, संख्या के बाद में असल में जीरो हो तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये जीरो को लिखो ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं। मतलब क्या एक्चुअल में क्या है? ये 7202.8 है, 7202.8 है, इतना ही। शून्य का कोई वैल्यू नहीं। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो देखो, मानो देखो 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 देखो, इधर ऊपर में 11 है, गुणा ये करना है, दशमलव हमने हटा दिया है, नीचे में 108, 10 को मत देखो, ये 11 गुणा ये पूरा संख्या है, नीचे में 108, 10 को मत देखो। तो देखो 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 देखो, मतलब यहां पर हम देखो दो तरीके से कंफर्म करेंगे आंसर को, दो तरीके से हम आंसर को कंफर्म करें। देखो 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 देखो, हमने पहले अनुमान लगाया, तर्क किया कि हमने 11 का गुणा इसके साथ किया तो कुछ ना कुछ निकला आंसर, और उसको हमने जब 108 से भाग दिया तो कुछ ना कुछ आंसर निकला होगा, कुछ ना कुछ आंसर निकला होगा, कुछ ना कुछ आंसर निकला होगा। तो मान लिया कि आंसर इंटीजर में आया होगा, इंटीजर में आया होगा। देखो यहां पर केवल अनुमान लगा है, सही है या रॉन्ग है वो तो आप कैलकुलेटर में चेक करोगे तभी पता चलेगा। लेकिन जो कैलसी को अलाउ नहीं, एग्जाम में कैलसी को अलाउ नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर हमें अपने तरीके से दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर माना कि इसका आंसर इंटीजर आ रहा है, देखो बटा में 10 तो है ही है, बटा 10 तो है, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब इस ऑप्शन में देखो, ये दो ऑप्शन में देखो, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव, जबकि इसमें एक अंक के बाद ही दशमलव है। देखो जीरो को नहीं देखना है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसमें एक अंक के बाद डेसिमल है, इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल है, मतलब यहाँ पर चांस है कि यही हमारा उत्तर होगा, एक अंक के बाद दशमलव है, यही हमारा उत्तर है, मतलब ये नहीं है। तो ऐसे भी हमने रिस्क लिया। अब इसको हम और भी कंफर्म कर सकते हैं, कैसे 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 कैसे? तो देखो यहां पर ऊपर में ये क्या है, 11 आ रहा, 11 आ रहा, मतलब क्या, जो कुछ भी आंसर होगा वो देखो वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का गुणक होगा, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का गुणक 11 आ, इसलिए देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो ये 11 गुणा ये है, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये 11 का ही गुणा होगा। देखो यदि हमें केवल ओनली 11 गुणा यही करना होता, मतलब नीचे में कुछ भी नहीं होता, हमारे पास केवल जस्ट 11 गुणा इतना ही होता, ये नीचे में कुछ नहीं होता, तो हम गारंटी के साथ बोलते कि जो आंसर आएगा वो 11 गुणक होगा ही, 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पर बट्टे में भी है, देखो बट्टे में 108 भी है, 10 भी है, मतलब ये भी गुणा करना है, ये पूरे से भी यहाँ पर ऊपर में भाग देना है, इसलिए यहाँ पर गारंटी नहीं करता कि ये 11 का गुणक होगा या फिर नहीं भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नीचे में भी है, नीचे में कुछ नहीं पड़ा तो हम गारंटी से बोल सकते कि ये 11 का गुणक ही होगा। लेकिन नीचे में बचेला है, देखो नीचे में थोड़ा बचा है, इसलिए यहाँ पर कोई गारंटी नहीं। फिर भी हमने माना कि ये 11 का गुणक होगा आंसर, 11 का, देखो 11 का गुणक हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो हमने माना कि 11 का गुणक 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो माना कि ये 11 का गुणक 11 का मतलब आंसर 11 से कटेगा, 11
11 से डिवाइड होगा, 11 से कटा 11 से डिवाइड। तो अब यहाँ पर ये वो भी, उसको भी हम चेक करते हैं, ये दोनों ऑप्शन को, ये दोनों ऑप्शन हम चेक करते हैं। ये दोनों तो पहले से ही निकल गया, ये दोनों को हम चेक करते, वेरीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर 11 का अल्टरनेट अंकों का योग करो, अल्टरनेट इसका शाम को ध्यान देखो, इसमें देखो दशमलव को नहीं देखना है, दशमलव को नहीं देखना है, दशमलव को नहीं देखना, दशमलव को फिलहाल निग्लेक्ट करना, अवगणना करना। देखो यहाँ पर ये 9 अल्टरनेट अंक को लेना है, 9 8 16 17 17 18 18 मिला, 18 मिला, 18 मिला। आगे दूसरा 7 2 9 9 9 9 7 यानी कि 10 16 16 मिला, 18 और 16 मिला। डिफरेंस लो, 18 से का डिफरेंस होता है 2, क्या 2 से 11 से कटता है? 2 11 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 11 से कटेगा, 11 से कटेगा नहीं। तो इस हिसाब से देखो ये आंसर नहीं होगा, ऐसा हमने अनुमान लगा दिया। अब इसको देखो, इसको चेक करो, 11 का 11 से कटता है या कि नहीं कटता है। दशमलव तो भूल जाओ, सेम प्रोसेस करो। 8 के बाद 0 यानी 8 हो गया, 8 7 14 और 15 निकला, 15 आउट हो गया। आगे आगे है 2 और 4, देखो 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 ध्यान से देखो, 8 देख 8 के बाद 0 यानी 8 8 7 14 और 15 15 बराबर है। आगे जल्दी देखो 2 और 2 4 4 2 2 4, देखो हम 16 को देख रहे थे, देखो 16 को देख रहे थे, 15 लिया है, 15 आया, देखो 15 है, 16 को नहीं देखना है, हम 16 को देख रहे थे, 15 देख आया है। देखो ये 2 के बाद ये 2 यानी 4 हो गए, 4 निकला, एक सम 4 निकला। अभी 15 और 4 का डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस आएगा 15 - 4 यानी 11 मिलेगा, 11 मिला। तो ये 11 से कटता है, 11 कटा, डिफरेंस कटता है, एक बन कटेगा। सीधे से बात है कि ये संख्या भी 11 से कटेगा, 11 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे केस में हमने पता लगा लिया कि ये हमारा राइट आंसर है। मतलब इन शॉर्ट इसको हमने 2 तरीके से अनुमान लगाया, तब जाके ये हमने आंसर है ऐसा पता, ये हमारा आंसर है ऐसा हमने पता। कैसे? पहला हमने कैसे देखा? तो पहले हमने दशमलव को देखा, नीचे में 10 आ रहा है तो हमने अनुमान लगाया कि 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, इसमें 2 अंक की बात है, इसमें 1 अंक के बाद ये है, उस हिसाब से ये निकला। और वापस यहाँ पर 11 आ रहा है तो इस हिसाब से हमने देखा, तो ये 11 का नहीं गुणक नहीं निकल रहा है और ये निकल रहा है, तो इस हिसाब से भी यही हमारा उत्तर निकला है। दोनों केस में मैच हो रहा है, यही निकल रहा है। मतलब फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि यही हमारा उत्तर। मतलब क्या नया सेलिंग प्राइस ये, अरे विकल्प डी ही हमारा सही विकल्प